कभी हमें जो है वो सर्किट में ज़्यादा करंट चाहिए होता है। अब अगर एक सिंगल सेल है, वो सिंगल सेल जो है वो हमें बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट देगा, इसलिए अगर हमें किसी सर्किट में ज़्यादा करंट चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम सेल को कंबाइन कर लेते हैं। सेल को कंबाइन करने के दो तरीके हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये तो दो मेजर तरीके हैं। इसके अलावा एक तरीका और है मिक्स्ड ग्रुपिंग, यानी कि जहां पे हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों का यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जनरली बैटरी कहलाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो है वो जनरली क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। तो चलिए हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल सेल तो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है वो है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहला जो हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे वो है सीरीज कॉम्बिनेशन या सेल्स इन सीरीज। तो लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और कैसे इसमें इक्विवेलेंट ईएमएफ हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हेन द नेगेटिव टर्मिनल when the negative terminal when the negative terminal of one cell is connected to the positive terminal of the other cell, the positive terminal of the other cell and so on the cells are said to be connected. The cells are said to be connected in series combination. The cells are said to be in series combination. ठीक है, तो आपको करना क्या है कि एक सेल को दूसरे सेल के टर्मिनल से कनेक्ट करते चले जाना है। यानी कि मान लो ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया, ये फोर्थ सेल हो गया, ऐसे ही आपको जोड़ते चले जाना है। इनका ईएमएफ हम लिख लेते हैं। ठीक है, इनका ईएमएफ E1, E2, E3, E4 and so on. So this kind of combination is known as series combination. ठीक है, इनका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस और इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे कि एक जो नेगेटिव टर्मिनल एक बैटरी का है वो दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो चलिए अब हम इसको सिस्टमेटिक करते हैं। हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेल्स पढ़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल्स पढ़ेंगे और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n सेल्स पढ़ेंगे। तो उसमें क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेल्स। पहला जो हमारी सब हेडिंग बन जाएगी वो बनेगी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेल्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेल्स। तो बेसिकली इसमें हमें कवर क्या करना है, हमें इसमें जो कवर करना है वो है कि मान लीजिए मैंने 2 सेल को का सीरीज कॉम्बिनेशन कर लिया, 2 सेल्स को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो एंड टू एंड के मैंने कनेक्ट किया, ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया। इसके इंटरनल रेजिस्टेंस मार्क कर देता हूँ, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये E1, ये R1, ये E2 और ये R2। तो मेरा जो पर्पस है
वो ये है कि इन दो पॉइंट्स के बीच में, ये जो दो पॉइंट्स है इनके बीच में नेट ईएमएफ क्या होगा। यानी कि मैं ये चाहता हूं कि मैं इस पूरे सिस्टम को किस सेल से रिप्लेस करूं। जैसे आर इक्विवेलेंट पढ़ते थे, ऐसे ही यहां पे आ जाएगा ई इक्विवेलेंट और आपका आर इक्विवेलेंट जो इस इंटरनल रेजिस्टेंस है, यानी कि ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट। तो ये ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट E1 और E2 के टर्म्स में क्या होगा और आर इक्विवेलेंट R1 और R2 के टर्म्स में क्या होगा। यानी कि इस पूरे कॉम्बिनेशन को मैं एक सिंगल सेल से किस तरीके से रिप्लेस कर सकता हूं, वो हमें देखना है कि इस ई इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी और इस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी। बात आ रही है समझ में। तो ये मेन पर्पस रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के पढ़ने का, कि ये दो सेल है, इसको हम एक सिंगल सेल से रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसा ये सिमिलर सिचुएशन है, जैसे दो रेजिस्टेंस होते थे हमारे पास, मान लो हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिए R1 और R2, तो हम क्या करते थे, इस पूरे सिस्टम को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते थे और उस सिंगल रेजिस्टेंस को हम बोलते थे आर इक्विवेलेंट। तो कुछ इसी तरीके की चीज है कि ये जो दो सेल्स हैं इनको हम एक सिंगल सेल से अगर रिप्लेस करना चाहें तो उस सिंगल सेल की हम वैल्यू क्या लेंगे, उसके ईएमएफ की वैल्यू क्या लेंगे या उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की हम क्या वैल्यू लेंगे। ये पर्पस है इस कैलकुलेशन का जो हम इस टॉपिक में करेंगे। ठीक है, क्लियर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने जो है, जैसे जो हमारे घर में इन्वर्टर होता है उसकी बैटरी देखी होगी, कितने वोल्ट की होती है वो बैटरी। जो इन्वर्टर बैटरी होती है बेसिकली, इन्वर्टर बैटरी जो है वो 12 वोल्ट की होती है। ओके, लेकिन इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कि कोई भी सेल हम 2 वोल्ट से ज्यादा का नहीं बना सकते जिसका पोटेंशियल 2 वोल्ट हो। तो ये 12 वोल्ट कैसे अचीव किया जाता है, ये 12 वोल्ट अचीव किया जाता है बाय सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ, बाय सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 6 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट्स। ठीक है, तो 6 सेल हम लगा देते हैं जिसका ईएमएफ कितना होता है 2 वोल्ट, उनको सीरीज में जोड़ दिया जाता है और वो कंबाइन होकर किसकी बैटरी बन जाती है, 12 वोल्ट की बैटरी बन जाती है। तो जो आप बैटरी देखते हैं उसमें आपने देखा होगा लिक्विड डालने के लिए, डिस्टिल वाटर डालने के लिए 6 होल्स होते हैं। जैसे आप बैटरी अगर आप देखें तो ये बैटरी हो गई पूरी, ठीक है, पूरा ये कंटेनर होता है बेसिकली। अब इसमें क्या होता है कि 6 सेल लगे होते हैं, 6 सेल इसमें कनेक्ट कर दिए जाते हैं। मान लीजिए ये 6 सेल का कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग, ठीक है। इसीलिए इसमें वाटर डालने के लिए 6 होल्स होते हैं, क्योंकि हर सेल एक दूसरे से अलग होता है। अगर ये आपस में जुड़े होते तो एक ही होल होता, पूरी बैटरी में पानी चला जाता, लेकिन हर सेल में हमें डिस्टिल वाटर जो है वो सेपरेटली पोर करना पड़ता है, क्योंकि ये 6 सेल अलग अलग है, इनको आपस में जोड़ा गया है। और आपस में कैसे जोड़ा जाता है, आप देखते हैं मेटालिक कॉन्टेक्ट बने होते हैं इनके बीच में इस तरीके से, ऊपर देखिएगा कभी ध्यान से बैटरी को। तो बेसिकली जो 12 वोल्ट की बैटरी होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 6 सेल होती है, 2 वोल्ट का सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 6 वोल्ट। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया जहां पे हम इसको यूज करते हैं। चलिए अब डेरिवेशन पे हम मूव करते हैं, स्लाइड चेंज कर लो। अब इसके डेरिवेशन को करने के हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। एक आपका एनसीईआरटी का तरीका है और एक जो है वो आपका, एक तरीका एनसीईआरटी और एसएल को फॉलो कर रहा है और एक तरीका बीएम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो पहला मेथड 1 देख लेते हैं जो हमारा एनसीईआरटी वाला मेथड है या एसएल वाला मेथड है। ठीक है, मैं आपको दोनों मेथड कराऊंगा सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। मेथड 1, हमने 2 सेल ले लिए, अभी 2 सेल का कॉम्बिनेशन पढ़ लें फिर उसको जनरलाइज कर लेंगे। ये 2 सेल हो गए हमारे पास, इसका ईएमएफ E1, इसका ईएमएफ E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। और अभी हमने इस सर्किट में कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगाया हुआ है। तो मान लो ये हमारे पास 2 पॉइंट है A और ये एक बीच में पॉइंट आ गया B और C। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B,
तो आप लिखोगे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई वन माइनस आई आर वन। इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट विल बी सेम, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट सेम होगा, तो मैं ये करंट की वैल्यू मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने करंट की वैल्यू मार्क कर दी आई। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं वी बी माइनस वी सी, ये तो आपको पता है कि कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है, तो मैं लिख सकता हूं ई टू माइनस आई आर टू। इस इक्वेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले सेशन में हमने ये कवर कर लिया है कि सेल का टर्मिनल पोटेंशियल कैसे लिखेंगे। ये मैंने इंडिविजुअल सेल का टर्मिनल पोटेंशियल लिख दिया। इंडिविजुअल सेल का क्या लिखा? टर्मिनल पोटेंशियल। ओके, क्लियर है। यहां पे इस केस में वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। ठीक है, और आपका इस केस में वी बी इज ग्रेटर देन वी सी। लेकिन आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वो ए और सी के बीच में चाहिए। आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वो ए और सी में, तभी तो आप इसको इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर पाएंगे। मान लो मैं इसका इक्विवेलेंट चाहता हूं, तो इक्विवेलेंट तो मेरे लिए ये ऐसे बनेगा। ये इक्विवेलेंट हो गया मेरे पास, ये ए हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, ये मेरा ई इक्विवेलेंट हो गया और ये मेरा आर इक्विवेलेंट हो गया। तो मुझे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वो वी ए माइनस वी सी चाहिए। तो इन दो सी हो गए, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम 1 एंड 2 को इक्वेशन को जोड़ देते हैं। तो हमारे पास आएगा वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू ई वन माइनस आई आर वन प्लस ई टू माइनस आई आर टू। ओके, अब देखो ये वाला पार्ट ये वाला कैंसिल हो गया। वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू प्लस आई आर वन प्लस आर टू। ठीक है, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिख लूँ? ई इक्विवेलेंट। इसकी जगह क्या लिख लूँ? आई आर इक्विवेलेंट। तो आप देखेंगे कि जो ई इक्विवेलेंट है वो हमारा कितना आ गया? इंडिविजुअल सेल के ईएमएफ के बराबर आ गया। तो हमारे पास जो ई इक्विवेलेंट आया सर इट विल बी, माइनस आई आएगा। सर माइनस आएगा ना वहाँ पे तो। एक मिनट, तो ये आ गया हमारे पास माइनस। ठीक है, तो ई इक्विवेलेंट हमारे पास जो आया वो ई वन प्लस ई टू आया, और जो आर इक्विवेलेंट है इट विल बी आर वन प्लस आर टू। यानी कि जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सम के बराबर हो जाएगा। और वैसे भी देखो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है एक तरीके से सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में अगर कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा? सम के बराबर होगा। और जो इंडिविजुअल ईएमएफ, जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो इंडिविजुअल ईएमएफ के सम के बराबर हो जाएगा। ये तो इसका एक तरीका हो गया। ठीक है, बात आई समझ में। इसका दूसरा तरीका देखते हैं, मेथड 2। स्लाइड चेंज करो। मेथड 2, मेथड 2। चलिए अगेन हम दो सेल का कॉम्बिनेशन स्टडी कर रहे हैं, तो उसी को कवर कर लेते हैं पहले। ये दो सेल हो गए। अब हम क्या करते हैं कि इसको ज्वाइन कर लेते हैं, एक सिंगल वायर से ज्वाइन कर लेते हैं इसको पूरे को। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया मान लो। अभी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं करें, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए मैं अभी बाद में कराता हूँ आपको। तो ये हमारे पास हो गया E1, ये हमारे पास E2, ये रेजिस्टेंस R1 और ये रेजिस्टेंस R2। ठीक है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट C है। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या फिर लोड रेजिस्टेंस जो है वो 0 के बराबर ले लिया हमने। अभी हमने लोड रेजिस्टेंस कुछ नहीं लगाया। तो देखिए यहाँ पे आप किरचॉफ लगा सकते हैं। सबसे पहले तो करंट का डायरेक्शन मार्क कर लें। तो करंट का डायरेक्शन हमने मार्क किया, करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है,
ये करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, ये मिड पॉइंट हमारा बी था। तो आप इसमें किरचॉफ लगा सकते हैं। किरचॉफ लगाने के लिए आप लूप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। अप्लाइंग किरचॉफ रूल, अप्लाइंग किरचॉफ लूप रूल, ठीक है, तो अप्लाई करना चाहिए, करिए। बैटरी E1 से स्टार्ट करते हैं। बैटरी के आप अगर इस तरीके से मूव करते हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, यू विल राइट +E1, ठीक है। उसके बाद आप सीधा घूम के R2 पे आ जाएंगे, क्योंकि बीच में कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी बैटरी नहीं है। यहाँ से आप मूव करते हुए आ रहे हैं, पॉइंटर को देखिएगा। अब आ गए आप सीधे R2 पे। तो R2 पे जब आप मूव कर रहे हैं तो इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट मूव कर रहे हैं। तो जब इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट मूव करते हैं तो आप लिखते हैं -IR2। फिर आप बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव गए E2 पे, तो आप लिखेंगे +E2, ठीक है। इसके बाद आप अपोजिट डायरेक्शन में गए -IR1, ठीक है, और ये आपका जो है कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। क्लोज लूप है तो नेट पोटेंशियल 0। अब क्योंकि मैंने क्लोज लूप ले लिया तो जो हमारा VA माइनस VC है, देखो समझना है यहाँ पे बात को। पिछले इक्वेशन में हमारा क्या आ रहा था, VA माइनस VC नॉन जीरो आ रहा था, बट यहाँ पे VA माइनस VC 0 आएगा, क्योंकि हमने क्या किया कि A पॉइंट को एक आइडियल वायर से जोड़ दिया। तो पॉइंट A एंड C आर शॉर्ट सर्किटेड, पॉइंट A एंड C आर शॉर्ट सर्किटेड, तो इसलिए ये 0 आ गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉइंट A एंड C आर शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है, उनको शॉर्ट सर्किट कर दिया, इसलिए उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। या तो ये समझ लो या ये बोल लो कि क्लोज लूप है तो 0 होगा। ओके, तो हमारे पास क्या आया, E1 + E2 -IR1 + R2, ठीक है, इजिकल टू 0। तो यहाँ से जो I की वैल्यू आएगी, जो करंट फ्लो होगा, वो E1 + E2 R1 + R2, और आप इसको लिख सकते हैं इट्स E इक्वलेंट बाई R इक्वलेंट, ये होगा नेट करंट। तो E इक्वलेंट हमारे पास आया E1 + E2, और R इक्वलेंट आया हमारे पास R1 + R2, ठीक है। क्लियर है बात आपको? अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड दी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच सेल, इसमें एक क्वेश्चन भी करते हुए चलते हैं। फाइंड दी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। जो हमने ये 2 सेल लगाए हैं, डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, हर सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल निकालना है। कैसे करेंगे, किरचॉफ लगाएंगे। मान लो मैं A से B जाता हूँ, ठीक है, तो A से B जाने पर मेरी जो कैलकुलेशन है वो क्या होगी, VA -E1 + IR1 इजिकल टू VB, या मैं इसको डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ VA - VB। ये आपके ऊपर है, आपको अगर डायरेक्ट रिलेशन स्ट्राइक करता है तो आप डायरेक्ट रिलेशन यूज कर लीजिए, और अगर नहीं है तो किरचॉफ तो लग ही जाएगा पार्ट ऑफ ए सर्किट पे। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पार्ट ऑफ ए सर्किट पे हम किरचॉफ कैसे अप्लाई करते हैं। तो आप जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, I की वैल्यू रखिए, तो I की वैल्यू जो है आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं E1 + E2 डिवाइडेड बाई R1 + R2 इंटू R1, ठीक है। अब अगर मैं इसमें कह दूं कि इफ E1 एंड E2 आर इक्वल और R1 = R2, तब क्या होगा। मान लो अगर मैं कहूं इफ E1 = E2, तो मेरे पास जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो ट्वाइस ऑफ E के बराबर हो जाएगा। मैं इसको E के बराबर मान लेता हूं। और R1 = R2, ऐसे 2 सेल मैंने चूज कर लिए जिनका जो है इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है और उनका EMF भी सेम है।
तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 आएगा बेटा। देखो ई यहाँ पे आ जाएगा E1 की जगह, ये आएगा ट्वाइस ऑफ ई डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ आर मल्टीप्लाई बाई आर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 0 आ जाएगा। तो इस केस में टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस ईच सेल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अगर मैं इनको इक्वल ले लेता हूँ। बात आगे समझ में क्लियर है सबको? ओके। अब इसी सर्किट में अगर हम लोड रेजिस्टेंस लगा दें तब क्या होगा, तब करंट की वैल्यू क्या आएगी सर्किट में, वो देख लेते हैं। कंटिन्यू करते हुए हम दो सेल लेते हैं, एक सेल हमारा ये हो गया, एक सेल ये हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन बेसिकली इजी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा जो है दिमाग चाहिए। ये हमारा आर हो गया रेजिस्टेंस, E1 विद इंटरनल रेजिस्टेंस R1, E2 विद इंटरनल रेजिस्टेंस R2। देखो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आप ध्यान रखिएगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस इधर भी बनाया जा सकता है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस इधर भी बनाया जा सकता है, तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे ये दो अलग अलग सिचुएशन है, ये सेम है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हम किधर भी बना सकते हैं। तो बहुत आसान सी बात है कि अभी हमने देखा कि जो हमारे पास एक तो अप्रोच डायरेक्ट अप्रोच, हम किरचॉफ नहीं लगा रहे, हम डायरेक्ट अप्रोच से करना चाहते हैं इस सीरीज कॉम्बिनेशन को। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जो हमारा ई इक्विवेलेंट आ रहा था वो था E1 प्लस E2 दोनों सेल के EMF जोड़ गए। आर इक्विवेलेंट जो आ रहा था वो R1 प्लस R2 आ रहा था। अब ये जो आर इक्विवेलेंट है और जो कैपिटल आर है, आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि एन टू एन जुड़े हुए हैं, एंड आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो मैं इस पूरे सर्किट का अगर आर इक्विवेलेंट निकालूं तो इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट और लोड रेजिस्टेंस आपस में जुड़ जाने चाहिए। तो हमारे पास जो करंट आएगा वो क्या आएगा, ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। यानी कि मैं इस सर्किट को रिड्यूस करके ड्रॉ कर लूंगा। कैसे ड्रॉ करूंगा रिड्यूस करके, मैं बोलूंगा कि इन दो सेल्स की जगह एक सिंगल सेल लगा दो, ठीक है। और इस पूरे सर्किट में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फिट कर दो। तो ये तो आर इक्विवेलेंट हो गया, ये ई इक्विवेलेंट हो गया, और इसमें करंट आई फ्लो हो ही रहा है आपका। तो इस केस में अगर मैं आई की वैल्यू लिखूं तो जो मैंने इक्वेशन लिखी उसी तरीके से लिखूंगा, ठीक है। आई इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट। तो अब जब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये आएगा E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल आर, ये आ जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया, इसे किरचॉफ से भी कर सकते हैं। चलिए किरचॉफ से करते हैं। मान लो मैं इसमें किरचॉफ लगाना चाहता हूँ, ठीक है। ये पहला तरीका हो गया इस चीज़ को समझने का। ये दूसरा तरीका, अप्लाइंग किरचॉफ लूप रूल, अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल, ठीक है। लूप रूल लगा देते हैं हम यहाँ पे। चलिए अप्लाई करिए, आप लोग साथ के साथ अप्लाई करते रहा करिए, ठीक है। हमने यहाँ पे लूप रूल लगाना है। लूप कंसीडर कर लेते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लूप कंसीडर कर लेता हूँ पहले। तो ये मेरा लूप हो गया जो कि मैंने एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कंसीडर किया। E1 से स्टार्ट करते हैं, तो ये माइनस ये प्लस, आप माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, यू विल राइट प्लस E1, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आ गए, आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं अक्रॉस रेजिस्टेंस आर, इस रेजिस्टेंस के आर आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा माइनस IR, ठीक है। फिर आप R2 पे पहुँचते हैं, तो R2 पे भी आप इस तरीके से मूव कर रहे हैं और करंट का डायरेक्शन भी जो है वो राइट टू लेफ्ट जा रहा है और आप भी राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास आएगा माइनस IR2। फिर आप E2 सेल के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये आएगा प्लस E2 माइनस IR1 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो E1 प्लस E2 ये हो जाएगा I कैपिटल R1 प्लस R2, ठीक है। और हमारे पास जो I आ जाएगा वो आ जाएगा E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई R प्लस R1 प्लस R2। ठीक है, तो देखते वही एक्सप्रेशन आ गया जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डायरेक्टली निकाला। तो ये 2 सेल का कॉम्बिनेशन हो गया। चलिए अब 3 सेल के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। वैसे 3 कॉम्बिनेशन का भी ऐसे ही हो जाएगा और n का भी ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हमें एक कंसेप्ट और डिस्कस करना है कि अगर हम एक सेल की पोलैरिटी रिवर्स कर दें तब क्या होगा, बाई चांस बाई मिस्टेक अगर हमने एक सेल की पोलैरिटी रिवर्स कनेक्ट कर दी तब क्या सिचुएशन अराइज होगी। तो चलिए ये केस देख लेते हैं। स्लाइड चेंज कर रहा हूँ बेटा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल्स, सीरीज combination of 3 cells, इसमें ईएमएफ इक्वल भी हो सकता है और डिफरेंट भी, दोनों केसेस डिस्कस कर लेंगे, इक्वल वाला भी और डिफरेंट वाला भी। तो चलिए ये हमारे पास सिचुएशन हो गई। ये मैं 3 सेल ड्रॉ कर रहा हूँ, इनके अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस ले लूँगा। ये लोड रेजिस्टेंस भी बनाऊंगा अब मैं इसमें। E1 R1 E2 R2 E3 R3 और ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, ठीक है। करंट का डायरेक्शन बना लीजिए I और किरचॉफ लगा दीजिए। किरचॉफ लगा लेते, एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, अप्लाइंग किरचॉफ लूप रूल, अप्लाई। आपकी बुक में ये जो टॉपिक है ये पहले दे रखा है किरचॉफ से, क्योंकि हम इस टॉपिक को किरचॉफ रूल से भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बाद में डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए अप्लाई करते हैं। अब मैं डायरेक्टली लिखता चला जाता हूँ, प्लस E1, ठीक है, प्लस E1 माइनस IR माइनस IR3 प्लस E3 माइनस IR2 प्लस E2 माइनस IR1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है, ये आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और मेरे पास जो I की वैल्यू आएगी वो आएगी E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है। और ये नीचे आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। इक्वल वाला हम कैसे लिखेंगे, मान लीजिए इफ E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3, तीनों सेल का EMF बराबर है, E के बराबर, एंड R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, ओके। तो इस केस में जो हमारा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा E इज इक्वल टू 3E डिवाइडेड बाई R, और ये आ जाएगा 3R, ठीक है। ये करंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा। फोर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n सेल्स की अगर हम बात करें, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n सेल्स, अगर हम इसमें n सेल्स सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दें तब आप एक्सप्रेशन को जनरलाइज कर सकते हैं। करिए, n सेल्स कैसे जनरलाइज करेंगे इस एक्सप्रेशन को, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n सेल, तो हमारा जो I है इसको हम डायरेक्टली एलोबरेट कर सकते हैं कि अगर 3 सेल थे तो तीनों सेल का EMF जुड़ रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3, है ना। ये जुड़ते चले जाएंगे कहाँ तक, n तक, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस EN डिवाइडेड बाय लोड रेजिस्टेंस तो एक ही रहेगा,
इंटरनल रेजिस्टेंस एन सेल्स के आपस में जुड़ जाएंगे। कहाँ तक जोड़ेंगे? आर एन तक। तो आप इसको समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप इसको समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। समेशन ऑफ ई आई, आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक जा सकती है, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर प्लस समेशन आर आई, आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक जा सकती है। तो इसकी ये समेशन फॉर्म हो गई। अगर मैं आपसे कहूं कि इफ ईएमएफ ऑफ ऑल सेल्स इज सेम एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज सेम, यानी कि अगर मैं आपके पास बोल दूं कि जो E1 है, इफ E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू En जो है वो E के बराबर है, और R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, ये भी इक्वल है, ठीक है। R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू Rn, R के बराबर है। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा बताइए? I की वैल्यू क्या आएगी? ऊपर आ जाएगा n टाइम्स ऑफ E, नीचे हो जाएगा R प्लस n टाइम्स ऑफ R। तो ये n सेल्स के लिए रिजल्ट हो गया हमारा। इट इज वैलिड फॉर n सेल्स, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आई होप अंडरस्टैंड, बात आई आपके समझ में? अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करते हैं। जब हम एक सेल की पोलैरिटी रिवर्स कर देंगे तब क्या सिनेरियो अकर होगा, ठीक। तो एक सिचुएशन हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, मान लीजिए 3 सेल का कॉम्बिनेशन मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। ये 3 सेल्स हैं, और इसका हम सीरीज कॉम्बिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। या लोड रेजिस्टेंस में कनेक्ट कर देता हूँ। ये आर हो गया E1। अच्छा, इसमें मुझे ना एक सेल की पोलैरिटी रिवर्स करनी है, तो एक सेल को मैं अभी चेंज कर रहा हूँ। देखो अभी ये ऐसे कनेक्टेड है, अब मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ। बाई मिस्टेक मैंने रिवर्स पोलैरिटी लगा दी, तब क्या होगा, ठीक है। तो बाई रिवर्स अगर मैंने पोलैरिटी रिवर्स कर दी इसकी बाई मिस्टेक, तब नेट ईएमएफ क्या होगा? तो मैं इस सेल को थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बना रहा हूँ। ये मैंने रिवर्स अलग कर दी पोलैरिटी, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, और इसका ईएमएफ E2 ले लिया मैंने। अब कैसे करें इस प्रॉब्लम को? ट्राई करो। इंटरनल रेजिस्टेंस इसका R2 है, इसको E3 ले लेते हैं। जो E3 है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R3 है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1। करंट फ्लो होगा, तो क्योंकि दो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल सेम डायरेक्शन में, तो आप करंट का डायरेक्शन वो मान लो, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव मान लो। तो मैं पहले करंट का डायरेक्शन मार्क कर देता हूँ, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसका अपोजिट भी ले सकते हैं, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। ये करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं इसमें कौन सा चार्ज, कौन सा सेल डिस्चार्ज हो रहा है और कौन से सेल जो है वो चार्ज हो रहा है? इसमें E1 और E3 इस करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मुझे ये दिख रहा है कि E1 और E3 की पॉजिटिव प्लेट से करंट बाहर आ रहा है, तो वो तो डिस्चार्ज हो रहे हैं, और जो E2 है वो चार्ज हो रहा है। बेसिकली E2 क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है, क्योंकि उसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रहा है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अगर कोई सेल कॉम्बिनेशन इस तरीके से है तो ये डिस्चार्जिंग को शो कर रहा है, और अगर वो इस तरीके से है तो ये चार्जिंग को शो कर रहा है। व्हेन करंट एंटर इनटू अ पॉजिटिव टर्मिनल इट इज चार्जिंग, ये चार्जिंग को शो कर रहा है, और ये चीज डिस्चार्जिंग को शो कर रही है। तो आपको अब सर्किट में ये भी देखना है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कहाँ पे हो रही है। तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को शो कर रहा है। अब आप इसमें किरचॉफ लगाइए। चलिए मेन काम स्टार्ट करते हैं। हम इसमें किरचॉफ अप्लाई करते हैं। हमने लूप ले लिया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अप्लाइंग किरचॉफ लूप रूल, अप्लाइंग किरचॉफ लूप रूल।
E1 प्लस आएगा, माइनस आई आर आएगा, माइनस आई आर थ्री आएगा, प्लस E3 आएगा, माइनस आई आर टू आएगा, माइनस E2 आएगा, और माइनस आई आर वन आएगा। मैंने डायरेक्टली लिख लिया है, आप देख लीजिए, साइन कन्वेंशन में आपको बता चुका हूँ। तो ये आएगा E1 माइनस E2 प्लस E3। देखो जहां प्लस आता था वहां माइनस आ गया E2 के साथ, मैं अंडरलाइन भी कर देता हूं। इधर आपका एज इट इज रहा, इधर कोई चेंज नहीं आया। आप देखोगे R1 प्लस R2 प्लस R, तो आप देख रहे हैं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो माइनस नहीं हुआ, क्योंकि रीजन ये है कि आप मान लीजिए सेल ऐसे लगाया आपने और इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से, तब भी वो करंट इस इंटरनल रेजिस्टेंस से अपोजिशन फील कर रहा है। अगर आपने इसकी पोलैरिटी बदल दी, मान लीजिए इसकी पोलैरिटी ऐसे कर दी और अभी ये चार्ज होने लगा, तो अब भी जो है वो रेजिस्टेंस R जो है वो अपोजिशन प्रोवाइड करेगा। तो जो रेजिस्टेंस है वो कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, वो हमेशा ऐड होते हैं। इनफैक्ट EMF जो है वो सब्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, वो आपस में ऐड ही होंगे। ठीक है, तो अपोजिशन उसको प्रोवाइड करेगा, करंट को अपोजिशन प्रोवाइड करेगा, वेदर करंट उसमें लेफ्ट टू राइट जा रहा है या राइट टू लेफ्ट आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारी आई की वैल्यू आएगी वो आएगी E1 प्लस E2 प्लस E3, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर, इसको करेक्ट कर देता हूँ मैं, माइनस E2 प्लस E3 डिवाइडेड बाई, रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सेम रहा, R1 प्लस R2 प्लस R3, जैसा था वैसे ही रहा रेजिस्टेंस, बस यहाँ पर जो है वो प्लस की जगह माइनस आ गया इस जगह, ये आपको ध्यान देना है। ओके, अब मान लीजिए आइडेंटिकल सेल की अगर हम बात करें, ठीक है, आइडेंटिकल सेल हमने रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्ट कर दिए एक सेल उसमें से, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं अब कराऊंगा आपको। तो मान लीजिए अगर तीन आइडेंटिकल सेल हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड थे, तीन रेजिस्टेंस पहले हमारे सेम पोलैरिटी में कनेक्टेड थे, थ्रू अ लोड रेजिस्टेंस E1 E2 E3, R1 R2 R3। तो हमने E1 E2 E3 बराबर मान ली E के बराबर, R1 R2 R3 E के R के बराबर हो गए, तो यहाँ पे जो नेट EMF आएगा वो आएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ E डिवाइडेड बाई R प्लस 3 टाइम्स ऑफ R। ठीक है, ये तो जब है जब सेम पोलैरिटी में कनेक्टेड है इक्वल EMF के सेल्स। इसमें अगर हम एक सेल की पोलैरिटी रिवर्स कर दें, मान लो जो मिडिल सेल है ये बीच वाला, ठीक है, इस सेल की पोलैरिटी मैं रिवर्स करना चाहता हूं, तब क्या होगा, इस सेल की पोलैरिटी में रिवर्स कर लूं, तब क्या फर्क पड़ेगा EMF पे, वो हमें कैलकुलेट करना है बेसिकली। बना लेते हैं सर्किट, ये एक सेल हो गया, अब इसकी पोलैरिटी मैंने रिवर्स कर दी, देखो डिफरेंट बना दिया मैंने, ये एज इट इज जैसे था, तीसरा वाला सेल उसको ऐसे ही रखा हुआ है जैसे पहले था वो। ये हमारे पास आ गया, लोड रेजिस्टेंस है हमारे पास सेम, रेजिस्टेंस मार्क कर देते हैं इसमें, ये R हो गया, ये भी E है, ये भी E है, ये भी E है, ठीक है, ये R है, ये भी R है और ये भी R है। तो बेसिकली अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो हमारे पास तो एक्सप्रेशन ये आना चाहिए, I इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 डिवाइडेड बाई R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आप यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे इसकी तो प्लस E पुट करेंगे, E2 की जगह माइनस E पुट करेंगे और यहाँ पे प्लस E पुट करेंगे, और ये आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आप देखेंगे ये E से कैंसिल हो गया और नेट EMF जो है वो एक सिंगल सेल का रह गया, यानी कि इस केस में एक सेल ने दूसरे वाले सेल को पूरे तरीके से कैंसिल कर दिया। यानी कि अगर आप एक सेल की पोलैरिटी रिवर्स करते हैं
तो कितने सेल हटाने पड़ेंगे आपको? 2 सेल, क्योंकि देखो यहाँ दो जो है वो कैंसिल हो गए दोनों ईएमएफ। अगर आप 2 सेल की पोलैरिटी रिवर्स करते हैं तो आपको कितने सेल हटाने पड़ेंगे? 4 हटाने पड़ेंगे। यानी कि जब इक्वल ईएमएफ है और आप किसी एक सेल की पोलैरिटी रिवर्स करते हैं तो उसका इफेक्ट डबल आपको दिखाना पड़ता है, क्योंकि एक सेल का ईएमएफ दूसरे सेल के ईएमएफ को कैंसिल कर देगा। और ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है। इसको एन सेल के लिए जनरलाइज लिख लेते हैं, ठीक है। इफ एन आइडेंटिकल सेल्स, if n identical cells are connected in series, ठीक है, and out of which m cells are connected in reverse polarity, are connected in reverse, ठीक है, connected in reverse polarity, रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा? इस केस में आपका n जो है वो 2m से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो हमारे पास जो ईएमएफ आएगा, वो करंट जाएगा सर्किट में, वो आएगा n टाइम्स ऑफ E माइनस 2m ऑफ E डिवाइडेड बाय R प्लस NR। सबके n सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़ जाएंगे, तो वो जुड़ के तो NR हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आपने 10 सेल लिए, n की वैल्यू 10 ले ली, ठीक है, और आपने m की वैल्यू 2 ले ली, आपने 2 सेल को रिवर्स कर दिया आउट ऑफ 10, तो आपका जो नेट ईएमएफ है या जो करंट है वो आप कैसे लिखोगे? 10 टाइम्स ऑफ ई। लेकिन इसमें से 4 सेल आपके बेकार हो रहे होंगे, तो आप लिखोगे 2m ऑफ ई डिवाइडेड बाई आर प्लस 10 टाइम्स ऑफ आर। तो यही तो मैंने रिलेशन लिखा है, n सेल और 2m, क्योंकि जो सेल मैं रिवर्स करता हूँ उसके डबल सेल्स को मुझे जो है वो हटाना पड़ता है। तो मेरे पास जो करंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा वो n माइनस 2m ई बाई आर प्लस एन आर। और मैंने ये लिख दिया कि n जो है वो 2m से बड़ा होना चाहिए, यानी कि n माइनस 2m का जो डिफरेंस है वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ये केस समझ में आया? दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केस जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, हेडिंग लिखिएगा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट from a series combination of cells, from a series combination of cells। अभी बताता हूँ, पहले हेडिंग लिख लीजिए आप। आपका ये जो कॉन्सेप्ट है कि मैंने जो है सीरीज कॉम्बिनेशन ले लिया, अब मैं चाहता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन से जो है मुझे करंट मैक्सिमम मिले। तो उस मैक्सिमम करंट को अचीव करने के लिए मुझे क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, इस टॉपिक में हम ये डिस्कशन करेंगे। तो पहले एन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात कर लेते, ठीक है। एन सेल आइडेंटिकल पोलैरिटी, आइडेंटिकल ईएमएफ और आइडेंटिकल जो है इंटरनल रेजिस्टेंस के हम एन सेल सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं पहले। थ्रू अ लोड रेजिस्टेंस आर। तो ये स्कार हो गया, ये स्कार है, इनके इंटरनल रेजिस्टेंस मार्क कर दिए। ये लोड रेजिस्टेंस हो गया, ये भी ई है, ये भी ई है, ये भी ई है, ये भी ई है,
ये आर, ये आर, ये भी आर, ये आर, और एन सेल हैं तो हम इसको डॉटेड बना देते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारे ये जो है वो एन सेल है। तो इसमें बताओ करंट कितना आएगा, आई इज इक्वल टू एन ई आर प्लस एन आर। ठीक है, क्लियर है। ये हमारे पास करंट आ गया। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेंगी वो देख लेते हैं, और उसमें से एक पॉसिबिलिटी मैक्सिमम करंट की है और एक पॉसिबिलिटी मिनिमम करंट की है। एक पॉसिबिलिटी क्या है, मैक्सिमम करंट की, एक पॉसिबिलिटी है मिनिमम करंट की। तो देखो केस वन, आई इज इक्वल टू एनी बाई आर प्लस एन आर होता है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि इफ आर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू एन आर, यानी कि जो लोड रेजिस्टेंस है वो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस से काफी बड़ा है। लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज, इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उस केस में R प्लस एन आर को मैं सिंपली R के बराबर लिख सकता हूं, और जो मेरी करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी एन ई बाई आर। ठीक है, केस टू लिख लेते हैं पहले, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा करंट ज़्यादा है और कौन सा करंट कम है, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा। तो I इज इक्वल टू एन ई बाई आर प्लस एन आर। अच्छा, इसको हम ये लिख लेते हैं, I1 लिख लेते हैं, और इसको अभी I2 लिखेंगे। अगर मैं कहूं कि एन आर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू लोड रेजिस्टेंस, यानी कि इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द लोड रेजिस्टेंस, तो मेरे पास जो I2 की वैल्यू आएगी वो आएगी एन ई, ये नीचे एन आर आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर R प्लस एन आर को अप्रोक्सीमेटली एन आर लिख सकता हूँ। तो I2 इज इक्वल टू ई बाई आर, ये आ गया करंट थ्रू अ इंडिविजुअल सेल, करंट थ्रू इंडिविजुअल सेल। यानी कि वो करंट जो एक एक सिंगल सेल हमें देता। अब बताओ कौन सा करंट ज्यादा है, I1 और I2? विच करंट इज ग्रेटर? एक सिंगल सेल का करंट ग्रेटर है या जो नीचे हमने रेजिस्टेंस लिखा है वो ग्रेटर है? तो जो इसमें I1 है वो ग्रेटर है। thus when external resistance is much greater than the total internal resistance, the cell should be connected in series to get maximum current। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि ये हमें ये वाला सेलेक्ट करना है, और इसका कंक्लूजन क्या आएगा वो मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ, नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। यानी कि जब भी हमें सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करना हो तो उसमें एडवाइजेबल है कि आपका लोड रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए। जब वो ज़्यादा होगा तो आपको उस केस में करंट ज़्यादा मिलेगा, मैक्सिमम करंट मिलेगा। ठीक है, उसको नोट करके लिख लीजिए। 10 when external resistance, when external resistance, external resistance is much higher, is much higher than the internal resistance, internal resistance
The cell should be connected. The cells should be connected. Should be connected in series combination to get maximum current. In series to get maximum current. ठीक है, एक तो बात ये आपको समझ में आ गई। अब इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एक चीज आपको और याद रखनी है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स E1 R1 E2 R2 E3 R3 E4 R4। तो आप देख पा रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट विल बी सेम। ठीक है, आई सेम होता है और जो नेट पोटेंशियल होता है, मान लो इस सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल आया वो V1 आया, इस सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल आया वो V2 आया, इस सेल के जो पोटेंशियल आएगा वो V3 आएगा और इस सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा V4 आएगा। ये जो V1 V2 V3 4 है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V1 क्या होगा, E1 माइनस आई R1 जो भी करंट फ्लो हो रहा होगा, ऐसी V2 जो होगा वो होगा E2 माइनस आई R2, V3 होगा E4 माइनस आई R4 सॉरी 3 V3 की बात कर रहे हैं तो 3 मार्क करेंगे, ये हमारे पास होगा 3R3 एंड V4 जो होगा हमारे पास वो होगा। इस तरीके से आप इंडिविजुअल सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं और नेट पोटेंशियल इन सबके सम के बराबर होगा। नेट पोटेंशियल क्या होगा, इन सबके सम के बराबर होगा। तो नेट पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस अगर मैं पूछूं तो वो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 हो जाएगा। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल करंट सेम रहता है, बट जो इंडिविजुअल सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो जुड़ जाता है। इंडिविजुअल सेल का टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, वो जुड़ जाता है और करंट सेम रहता है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके की सिचुएशन आपको चाहिए, आप क्या यूज करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स यूज करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, अगेन हम इसमें दो मेथड यूज करेंगे, एक तो आपका जो एनसीईआरटी वाला मेथड है और फिर एक किरचॉफ वाला मेथड। यानी कि हम इसको किरचॉफ से भी करेंगे और हम इसको जो एनसीईआरटी वाला मेथड है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उससे भी करेंगे। तो पहले हम कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स डिस्कस कर लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स। तो दो सेल ले लीजिए डिफरेंट ईएमएफ के और उनको पैरेलल में कनेक्ट करिए। एक सेल हमारा ये हो गया, एक दूसरा सेल ये हो गया। ठीक है, हमने इसको कनेक्ट कर दिया, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। ये आपका E1 हो जाएगा, एक सेल का ईएमएफ, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 हो जाएगा। ये E2 हो जाएगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा। ये जो करंट प्रोवाइड करेगा वो I1 करंट प्रोवाइड करेगा, ये जो करंट प्रोवाइड करेगा I2,
और इस जंक्शन पे ये करंट जुड़ जाएगा और नेट करंट आई जाएगा। इसी तरीके से इधर से एंटर कर रहा होगा आई करंट, ये I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे दो पॉइंट हो गए ए और बी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज दी टर्मिनल, मतलब अब मैं मेथड 1 की बात कर रहा हूं, तो मैं यहाँ भी लिख भी लेता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट मेथड 1। किरचॉफ वाला मेथड नहीं कर रहे, हम टर्मिनल पोटेंशियल वाला मेथड कर रहे हैं। तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड बी, है ना, तो अगर मैं इस सेल के लिए लिखूं जो पहला वाला सेल है, तो इसमें मैं वी ए माइनस वी बी लिख सकता हूं। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें करंट I1 है। इसी तरीके से VA माइनस VB जो है मैं लिख सकता हूं E2 माइनस IR2। ठीक है, ये दो इक्वेशन सिंपल है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि इन दो पॉइंट पर A और B पर, यानी कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों ब्रांच में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। तो मेरा जो VA माइनस VB है दोनों केसेस में वो इक्वल होना चाहिए, और ये मैंने इक्वल टू V ले लिया। तो ये जो इक्वेशन है ये इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली इक्वेशन जो है, मान लो ये पहली इक्वेशन थी, ये सेकेंड इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन मेरी बन जाएगी V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। तो यहां से मैं I1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। तो यहां से I1 की वैल्यू फाइंड आउट करिए। I1 की वैल्यू क्या होगी, E1 माइनस V डिवाइडेड बाई R1। सिमिलरली हम दूसरी वाले सेल के लिए लिख सकते हैं E2 माइनस I2 R2। तो I2 मेरे पास हो जाएगा E2 माइनस V बाई R2। ठीक है, अब नेट करंट क्या है, अगर मैं नेट करंट लिखना चाहूं तो एट जंक्शन ए मैं लिख सकता हूं कि जो I करंट है वो होगा I1 प्लस I2। जंक्शन ए पे तो मैं यही लिखूंगा। तो I को मैं लिख सकता हूं E1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 माइनस V बाई R2। चलिए I इज इक्वल टू, अब मुझे क्या करना है कि ये जो सेल है, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, मैं इसकी जगह इक्विवेलेंट तो बना ही सकता हूं ना। तो अगर मैं इसकी जगह एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाता तो वो कुछ ऐसा बनता। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से बनता। ये जो सेल है इसका EMF E इक्विवेलेंट होता, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट होता, और इससे करंट I जो है वो बाहर की तरफ आ रहा होता, जो कि ये है। यही तो करंट मैंने लिखा हुआ है, ये वाला करंट। यानी कि मैंने इन दोनों सेल को एक सिंगल सेल से रिप्लेस कर दिया और इसके दोनों रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस से मैंने रिप्लेस कर दिया, विच इज स्मॉल r इक्विवेलेंट। तो वही इक्वेशन मुझे निकालनी है। अच्छा, इसके बीच में अगर मैं आपसे पूछता कि ये तो पॉइंट ए ही रहेगा मेरा, समझिएगा, ये पॉइंट मेरा ए रहेगा और ये पॉइंट बी रहेगा। तो अगर इसके बीच में मैं आपसे टर्मिनल पोटेंशियल पूछूं यहाँ से यहाँ तक, तो वो तो वी रहने वाला है ना। ठीक है, वो टर्मिनल पोटेंशियल वी रहेगा। तो उसी चीज का हम इक्वेशन का यहाँ पे यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला काम, एलसीएम को ब्रेक करिए। E1 बाई R1 माइनस V बाई R1, E2 R2 माइनस V R2। I इज इक्वल टू E1 R1 प्लस E2 R2 मैंने एक जगह लिख लिया। ठीक है, सिंगल जगह अरेंज कर लिया इसको, ये R2 है। ओके, प्लस माइनस ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2।
अब इस इक्वेशन को आप v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर की फॉर्म में एक्सप्रेस करो। कैन यू एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर? जो e होगा वो इक्विवेलेंट हो जाएगा, e इक्विवेलेंट हो जाएगा। ट्राई करिए इसको एक्सप्रेस करने की, कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ट्राई टू एक्सप्रेस इट। मैं स्लाइड चेंज कर, तो मेरे पास जो i का एक्सप्रेशन आया वो आया i इज इक्वल टू E1 R1 E2 R2 माइनस v 1/R1 1/R2। अच्छा, जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं वो भी तो एक तरीके से पैरेलल में कनेक्ट है। अगर आप डायग्राम को केयरफुली देखें तो आपको इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये बात समझ आ जाएगी कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी एक तरीके से पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर मैं कहूँ ये R1 है और ये R2 है, ये E1 है और ये E2 है, ये पॉइंट A था आपका और ये पॉइंट B था। तो अगर मैं कहूँ R1 R2 भी तो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो मैं R इक्विवेलेंट क्या लिख सकता हूँ उसकी जगह? 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट मेरे पास आएगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर मैं सिर्फ आपको इंटरनल रेजिस्टेंस शो कर देता और पूछता इक्विवेलेंट, आप इसका इक्विवेलेंट पैरेलल का रिजल्ट ही तो यूज करके निकालते, क्योंकि रेजिस्टेंस तो जिस तरीके से कनेक्टेड है उसी तरीके से उसका रिजल्ट फाइंड आउट करा जाएगा। तो हाउ यू विल ट्रांसफॉर्म दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट? ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सप्रेस करना आपको आना चाहिए। ट्राई टू सॉल्व इट। देखो, इस पूरे एक्सप्रेशन को इधर ले जाओ, तो v 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू E1/R1 E2/R2 माइनस आई। ठीक है, क्योंकि मुझे v इज इक्वल टू आई आर की फॉर्म बनानी है। इसको सॉल्व करो। देखो, ये सॉल्व करके क्या आएगा? R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2, ये R1 R2 आ गया, इज इक्वल टू, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख सकता हूँ E1, इसका एलसीएम ले लो R1 R2। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2 माइनस आई। समझते जाइएगा इक्वेशन को। v इज इक्वल टू ये हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2, और ये वाला जब टर्म इधर आएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 माइनस आई। ये हो जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। R1 R2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो v मेरे पास आएगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये टर्म अलग से लिखिए, और ये आएगा I इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये चीज पूरा R इक्विवेलेंट है। अभी हमने कैलकुलेट किया, ये वाली चीज कैलकुलेट की थी R इक्विवेलेंट। इसका मतलब मैं इस पूरे टर्म को E इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे जो E इक्विवेलेंट का फार्मूला होगा वो ये आएगा, और आपको याद रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो ये E इक्विवेलेंट हो गया और ये हमारा R इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, तो अब इसको सेपरेटली लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो E इक्विवेलेंट आ रहा है वो सॉल्व करके कितना आ रहा है?
E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और जो हमारे पास R इक्विवेलेंट आ रहा है वो आ रहा है R1R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। क्या हम इस इक्विवेलेंट को और सिंपलर फॉर्म में, तो क्या और कोई तरीका हो सकता है इसको एक्सप्रेस करने का, बताओ। चलो एक काम करते हैं, इक्विवेलेंट E1R2 प्लस E2R1 को R1R2 से डिवाइड कर देते हैं, और नीचे भी R1 प्लस R2 को R1 और R2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक फॉर्म आएगी E1R1 प्लस E2R2, सॉरी नीचे आएगा E2R2। ये समझ में आ रहा होगा, R1 से R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, और इस केस में R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा R2, और ये नीचे क्या बनेगा। अगर मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ, 1/R इक्विवेलेंट, ये जो चीज है, ये पूरा ये जो एक्सप्रेशन है, ये क्या है बेसिकली, इट इज भाई R इक्विवेलेंट जो होता है वो मेरे पास R1R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 है। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/R इक्विवेलेंट, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर लूँ तो ये हो जाएगा R1, सॉरी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, ये है हमारे पास ये वाला टर्म R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1R2, ठीक है। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर लूँ तो रेसिप्रोकल करके मुझे ये मिलेगा, क्योंकि यही होता है हमारा R1 प्लस R2 होता है, तो R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो R1R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट। तो ये एक्सप्रेशन काफी हेल्पफुल है ई इक्विवेलेंट निकालने के लिए, याद रखेंगे। ई इक्विवेलेंट को आप इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब मान लो 3 सेल है, तो 3 सेल के लिए क्या करेंगे, E1/R1, E2/R2, E3/R3 डिवाइडेड बाई 1/R इक्विवेलेंट, ये आपका ई इक्विवेलेंट बनेगा। ये क्या है, इट इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे ई इक्विवेलेंट का रिलेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए मेथड 2 इसका डिस्कस करते हैं। स्लाइड चेंज कर रहा हूं। मेथड 2 में हम किरचॉफ यूज करते हैं, और इसमें हम 2 सेल्स का कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे और विद लोड रेजिस्टेंस। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये 2 सेल हो गए हमारे, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन शो कर रहा है ये सर्किट। इस पूरे 2 सेल के कॉम्बिनेशन के साथ हमने एक सिंगल लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। You have to connect single load resistance. ये हो गया, वैल्यूज मार्क कर लेते हैं। ये तो हमारा लोड रेजिस्टेंस हो गया R, E1, R1, E2, R2, ठीक है, R2, और इनके साथ इनकी करंट की वैल्यूज मार्क करते हैं। देखिए एक करंट की वैल्यू, इससे तो आएगा I1 करंट, इससे I2 करंट। एट जंक्शन A दे विल कंबाइन, ठीक है, एंड दे विल बिकम करंट I। क्या बन जाएगा, करंट I बन जाएगा। यहाँ से करंट I फ्लो होगा, रेजिस्टेंस के थ्रू करंट I फ्लो होगा, करंट I B पे पहुंचेगा, जंक्शन B पे, जिस सेल से जितना करंट आया था वो उसके पास चला जाएगा। R1 से I1 फ्लो होगा और R2 से I2 फ्लो होगा, ठीक है।
चलिए अब इसमें किरचॉफ लगाइए। किरचॉफ लगाने के लिए मैं आपको दो लूप दिखा रहा हूं। एक लूप तो आप ये वाला ले लीजिए, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। और एक लूप आप ये रेड वाला लीजिए, यानी कि ये वाला ब्रांच, ये वाली ब्रांच, यहां से वही लोड रेजिस्टेंस के थ्रू आप वापस आएंगे। ये दो लूप है। अप्लाइंग किरचॉफ रूल्स, अप्लाइंग किरचॉफ लूप रूल। तो पहले लूप 1 ले लेते हैं, ब्लू कलर का है हमारा लूप 1। फॉर लूप L1, चलिए अप्लाई करिए, इक्वेशन लिखते जाइए आप लोग। लूप L1, ये L1 ले लेते हैं और ये जो रेड वाला है उसको L2 मार्क कर लेते हैं। तो बैटरी के E1 बैटरी से आप नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे प्लस E1, ठीक है। रेजिस्टेंस में आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप लिखेंगे माइनस IR। जो रेजिस्टेंस R1 है, जो रेजिस्टेंस R1 है उसमें भी आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन उसके थ्रू जो करंट है वो I1 है। I1 R1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरीके से फॉर लूप L2, फॉर लूप L2 में सिंपल है, E1 की जगह E2 आ जाएगा, सेम इक्वेशन। E2 यहाँ बनेगा IR और यहाँ पे बनेगा I2 R2। पहले आप देख लीजिए, ये इक्वेशन आपके समझ आनी चाहिए, ठीक है। अब अगेन आपको एक्सप्रेस करना है I के टर्म्स में, आपको तो I निकालना है। तो कैसे आप उसको एक्सप्रेस करेंगे, करना स्टार्ट करिए। यहां से आप I1 की वैल्यू निकालिए। यहां से मैं I1 की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो ये मेरे पास आएगा E1 माइनस IR1, या सिंपली मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ I1 इज इक्वल टू E माइनस IR कैपिटल R डिवाइडेड बाई स्मॉल r1, ठीक है। इसी तरीके से यहां से आप I2 की वैल्यू निकालिए। I2 की वैल्यू आएगी E1 होगा, ये E2 होगा, E2 माइनस IR डिवाइडेड बाई R2, ठीक है। यहां तक आ गया। अब नेट करंट, अगर मैं I को एक्सप्रेस करूं तो मैं I को एक्सप्रेस करूंगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। जंक्शन एट जंक्शन ए, एट जंक्शन ए, जंक्शन ए पर I करंट जो है वो I1 प्लस I2 के बराबर होगा। तो जंक्शन ए पर मैंने ये एक्सप्रेस कर दिया, I1 I2 की यहाँ पे वैल्यू पुट करिए और इसको सिंप्लीफाई करिए। I की वैल्यू हमें निकालनी है बेसिकली। I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू हमारे पास कितना है, E1 माइनस IR डिवाइडेड बाई R1 प्लस E2 माइनस IR डिवाइडेड बाई R2। एलसीएम ब्रेक करिए। I इज इक्वल टू E1 R1 माइनस कैपिटल I और कैपिटल R का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई R1 प्लस E2 R2 माइनस IR बाई R2, ठीक है। लाइक टर्म्स I को एक जगह ले जाइए, यानी कि ये जो टर्म है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म उधर शिफ्ट हो जाएंगे और इनका साइन बदल जाएगा। तो ये आ जाएगा I प्लस IR बाई R1 प्लस IR बाई R2 इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। समझ आ रही है आपकी ये बात? ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ स्लाइड, या चलो यहीं सॉल्व कर लेते हैं।
अब देखो यहां से i कॉमन आ जाएगा, हमें i की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, तो यहां से i कॉमन आएगा, ये बचेगा 1, यहाँ से r कॉमन आ जाएगा, इसको लिख सकता हूँ 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पे, ये मैंने सिंप्लीफाई कर लिया इस पूरी इक्वेशन को। यहाँ पे आएगा आपका E1R1 को सिंप्लीफाई कर सकते, तो I की वैल्यू हमारे पास आएगी E1R1 प्लस E2R2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R, ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2। एक फॉर्म तो ये आ सकती है। इस चीज को आप R इक्विवेलेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको मैं ये सर्किट शो करूं तो आप देखिए, अगर इस सर्किट में आप देखें कि R1 और R2, जो स्मॉल R1 है और स्मॉल R2 है, ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट आएगा वो कैपिटल R के साथ सीरीज में है। तो अगर मैं पूछूं इस पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट क्या होगा, तो हम निकाल सकते हैं पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट। स्लाइड चेंज कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि R1 एंड R2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, R1 and R2 are in parallel combination. They are in parallel combination. तो अगर मैं उनका इक्विवेलेंट निकालूं तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 plus 1/R2. This implies that R equivalent is basically R1 R2 divided by R1 plus R2, और ये R इक्विवेलेंट एंड लोड रेजिस्टेंस कैपिटल R आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन किसमें है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो मेरे पास जो R इक्विवेलेंट आएगा, नेट रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा कैपिटल R बाई R इक्विवेलेंट। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ R प्लस R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अपना मेन एक्सप्रेशन पे आ जाते हैं। अभी हमने पिछले स्लाइड में आई को क्या लिखा था, हमने लिखा था I1R1 प्लस E2R2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R। ठीक है, और ये था हमारे नीचे R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2, तो इसको लिख सकते हैं R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2। अब क्योंकि आप नेट करंट लिख रहे हैं तो नेट करंट को तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट। तो नीचे वाले एक्सप्रेशन को, ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है, आपको इस एक्सप्रेशन को R इक्विवेलेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हाउ यू विल कन्वर्ट दिस इन टर्म्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, ये आपको ट्राई करना है। अगर आपने इसको ट्राई कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। हाउ यू विल कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन। देखो, अच्छा एक काम करो, सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, इसको फर्दर सॉल्व करिए। देखिए I इज इक्वल टू, ऊपर एलसीएम ले लो, E1R2 प्लस E2R1, कुछ फैमिलियर सी फॉर्म आ रही है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। R1 R2 नीचे आ जाएगा एलसीएम लेके, ठीक है, ये हो गया डिवाइडेड बाय, यहां भी आप एलसीएम लो, R1 R2 प्लस R1 प्लस R2 और डिवाइडेड बाई R1 R2। ये R1 R2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ये जो एक्सप्रेशन आया सॉल्व करके, ये देखो ये पूरा एक्सप्रेशन बनेगा इस तरीके से। I इज इक्वल टू, ऊपर बचेगा E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाई
नीचे बचेगा R1 R2 इंटू R1 प्लस R2। आप इस इक्वेशन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को R1 प्लस R2 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखो E1 R2 E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है, प्लस कैपिटल R। नीचे वाला एक्सप्रेशन क्या बन गया, ये पूरा का पूरा नीचे वाला एक्सप्रेशन जो है वो क्या बन गया, R इक्विवेलेंट, ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था। तो नीचे वाला एक्सप्रेशन तो R इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो गया, तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या होगा, E इक्विवेलेंट, क्योंकि जो करंट है वो क्या होगा, I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले भी लिखा था, E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है वो बेसिकली E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 ही है। आ रही है सर। ओके, तो अभी हमने पिछले वाली स्लाइड्स में भी ये देखा था कि जो हमारा R इक्विवेलेंट E इक्विवेलेंट आ रहा था वो किस फॉर्मेट का आ रहा था। ये देखिए यहाँ पे देखते हैं, तो हमारा जो E इक्विवेलेंट आ रहा था वो इस फॉर्मेट का आ रहा था। ये देख रहे हैं आप, ये वाला फॉर्मेट जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था प्रीवियस स्लाइड में, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वही एक्सप्रेशन आएगा जो उसमें ऊपर आ रहा है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके उससे कंपेयर कर सकते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये एक अप्रोच होगी। बात समझ में आई, क्लियर है। एन सेल की अगर हम बात करें, फॉर एन सेल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल्स, एन सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उस केस में हमने एन सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया। तो हम सिंपली सी लिख सकते हैं, उसमें हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। जो आई करंट होगा वो बेसिकली होगा E1 R1 प्लस E2 R2 प्लस E3 R3 प्लस EN RN डिवाइडेड बाई, ठीक है, 1 प्लस R बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। किरचॉफ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ये अभी E इक्विवेलेंट के बराबर नहीं है, इसको फॉर्म चेंज करनी पड़ती है। दिस इज नॉट इक्वल टू E इक्विवेलेंट। जनरली मिस्टेक इसमें आपसे यही होती है, क्योंकि E इक्विवेलेंट जो होगा, अगर इस केस में मैं निकालूं तो E इक्विवेलेंट इस केस में जो आएगा वो आएगा इस तरीके से। E इक्विवेलेंट मुझे लिखना पड़ेगा E1 R1 प्लस E2 E3 R3 प्लस EN RN डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। ये ध्यान रखना है। तो E इक्विवेलेंट में बेसिकली ये जो है इस तरीके का एक्सप्रेशन आता है। तो ये जो ऊपर वाला टर्म है जो मैंने येलो मार्कर से डिस्टिंग्विश किया है, वो इसलिए डिस्टिंग्विश किया है कि आपसे ये गलती ना हो कि आप इसको E इक्विवेलेंट ले लोगे। E इक्विवेलेंट बेसिकली ये होगा।